मैग्नेटिक डाइपोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमें मोस्टली केसेस कैसे आते हैं, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें डाइपोल है, डाइपोल के ऊपर टॉर्क वगैरह कितने लग रहे होंगे, क्योंकि उससे हम क्या बनाते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो उसका प्रैक्टिकल यूज़ है यहाँ पर हमारे लिए। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, मान लो हमारे पास इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड बी इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की ही तरह हमारा मैग्नेटिक डाइपोल भी चाहता है कि वो इसी पर अलाइन होकर के रहे। अगर वो इसकी तरफ अलाइन नहीं होगा, मान लो वो ऐसे है, तो उसके ऊपर कुछ टॉर्क लगेगा उसको वापस इस दिशा में लाने के लिए। तो सेम चीज़ यहाँ पर हमारे पास हो जाती है। मान लो इस तरफ हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल है इस तरीके से m, यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है इस तरीके से b, और इन दोनों के बीच में कुछ एंगल अगर थीटा एग्जिस्ट करता है, तो हम कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ हमारे पास डाइपोल्स के ऊपर f की वैल्यू होती है 0, ये हम जानते हैं। टॉर्क की वैल्यू किस तरीके से लिखी जाती है, टॉर्क की वैल्यू जाती है हमारे पास m क्रॉस b। वहाँ क्या हुआ करता था, वहाँ पर हमारे पास p क्रॉस e इस तरीके से हुआ करता था, करेक्ट। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाती है, देखो इसकी जो वैल्यू आ जाती है ये आ जाती है हमारे पास mb साइन थीटा के बराबर। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, अच्छा एक काम करता हूँ उसको यहाँ लिख ही देता हूँ रेफरेंस के लिए। m की जगह मेरे पास p होता था, p क्रॉस e इस तरीके से हम लिखा करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे डिफाइन करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एग्जैक्ट सेम चीज़ यहाँ हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पोटेंशियल एनर्जी माइनस p डॉट e इस तरीके से लिखी जाती थी। सेम यहाँ पर हो जाएगा माइनस का m, देखो डाइपोल की जगह डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, तो m डॉट बी इस तरीके से लिख दो, या फिर इसी को आप लिख सकते हो माइनस एम बी कॉस थीटा। तो यही कुछ फॉर्मूले है एग्जैक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल जैसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह मैग्नेटिक डाइपोल, दैट्स इट। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें हो जाती हैं जो 3-4 कंडीशंस हमने वहाँ पे देखी थी। क्या 3 कंडीशंस देखी थी, देखो जरा देख लेते हैं इन चीज़ों को। हमारे पास मान लो यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इस तरीके से कुछ। अगर मेरे पास मैग्नेटिक डाइपोल इस तरीके से है, या फिर मैग्नेटिक डाइपोल इस तरीके से है, या फिर मैग्नेटिक डाइपोल इस तरीके से है, या फिर एक इस तरीके से एंगल पे हो सकता है, या फिर एक इस तरीके से एंगल पे हो सकता है, कुछ वैल्यूज़ इनकी आ सकती हैं। सबसे पहली चीज़, इनके बीच में एंगल कैसे देखेंगे। अगर मुझे देखना है कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल कितना है, तो देखो हमारे पास फील्ड वेक्टर तो इधर है, यहाँ पर दोनों के बीच में पहले लिख देते थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 0, दोनों सेम दिशा में है। देखो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड तो सभी जगह सेम है यार, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो सब जगह सेम है। हमारे पास यहाँ पे एंगल थीटा ये कहलाएगा, हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाती है, यहाँ पे थीटा ये कहलाएगा, थीटा जैसे कि 135, लेट से मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ 135 डिग्रीज। यहाँ पे हमें पता है थीटा की वैल्यू हो जाती है 180 डिग्री। बताओ भाई फोर्सेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। फोर्स हर केस में लगता है हमारे पास 0 0, अरे यार थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं। फोर्स लग रहा होगा हमारे पास 0 0 0 0 0। फोर्स तो डाइपोल पे लगना है 0। फिर आ जाती है बारी टॉर्क की। टॉर्क के बारे में बताओ। देखो टॉर्क में हमारे पास क्या आता है, एम बी साइन थीटा। जब भी साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी टॉर्क 0 होगा, और हमें पता है यहाँ पे टॉर्क 0 होता है, यहाँ पे भी टॉर्क की वैल्यू 0 होती है। सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, अभी इसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होगा, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम आ जाती है, हो जाएगी एम बी के बराबर। यहाँ पे वैल्यूज़ आपको कुछ और देखने को मिल जाएंगी, एम बी साइन थीटा टाइप से आप लगा लेना। तो एम बी साइन थर्ट, अगर मान लो थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री है, लेट से 45 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम बी साइन 45 कितना होता है साइन 45, 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2 इस तरीके से। सेम वैल्यू यहाँ पे एम बी 1/√2 यहाँ भी आ जाएगी। ठीक, लास्ट बट एंड लीस्ट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाती है। पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस एम डॉट बी या माइनस एम बी कॉस थीटा। देखो हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी हम इस पोजीशन पे 0 डिफाइन करते हैं, अगर इधर घूम जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी और कम हो जाएगी। ये नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये बाय डेफिनेशन ऐसा है। तो पोटेंशियल एनर्जी बीचों बीच वाले पे 0 होती है, यहाँ होती है माइनस एम बी। वैल्यूज़ रख के देख लो आप, माइनस एम बी कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, तो माइनस एम बी आ जाता है यहाँ।
और जैसे ही आप यहाँ आ जाओगे ये वाली वैल्यू हो जाती है हमारे पास +mb के बराबर। और बीच की वैल्यूज़ भी आप निकाल सकते हो, -mb/√2 आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास +mb/√2। तो यही कुछ वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पर बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ कहाँ है। देखो फोर्स तो सब जगह ज़ीरो है, जहाँ टॉर्क भी ज़ीरो हो जाए वो जाता है हमारे पास इक्विलिब्रियम। तो ये वाली जो जगह है दोनों 180 डिग्री एंड 0 डिग्री ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। 0 डिग्री वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। देखो कैसे इसको फील करते हैं, इस दिशा में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, इसी दिशा में इसे रखूंगा तो ये चाहता क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड के ही अलाइन रहे, इस तरीके से रहेगा। थोड़ा सा इसको छेड़ता हूँ वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करता है, फिर छेड़ता हूँ फिर वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करता है, तो चाहता है वहीं रहे। तो मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ, वो वापस अपनी जगह आता है, रिस्टोर होने की कोशिश करता है, उसको वहीं रहना, उसको वहीं पसंद है, तो ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। वहीं इसका मैं ऑपोजिट कर दूँ इस तरीके से, तो अब मैं देखो अभी इसके ऊपर भले ही यहाँ पर टॉर्क और फोर्स सब कुछ जीरो हो रहा हो, है ना, कहाँ गई ये रहे जीरो, लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा भी ऐसे घुमा दूंगा तो अभी फटाक से ऐसे आ जाएगा, है ना। यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, ये तुरंत ऐसे हो जाता है, ये अपनी वापस जगह ऐसे वापस आने की कोशिश नहीं करता, थोड़ा सा डिस्प्लेस करते ये हो जाता है वो। तो ये इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी को हम देख लेंगे, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ इक्विलिब्रियम, और ये है हमारा थीटा इज इक्वल टू 0, ये कहलाएगा हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, इस स्क्रीन पे जितनी भी चीज़ें लिखी है ना, हर एक लाइन से डायरेक्ट PYQs उठाए गए हैं। कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, कहाँ टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम है, कहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, हर एक चीज़ से यहाँ पर PYQ आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अच्छे से इसको देखेंगे और अब इस पे बेस जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बनते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सारे देख लेते हैं। A closely wound solenoid of 2000 turns and area of cross section is equal to itna carries a current of itna. It is suspended through its center and perpendicular to its length, allowing it to turn in a horizontal plane in a uniform magnetic field. Itna Tesla making an angle of 30 degree with the axis of the solenoid. The torque on the solenoid will be, इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया। और इसमें हो क्या रहा है, इसको देखो, सीधे सीधे एक डायग्राम बना देते तो हमें दिखता है इस तरीके से हमारे पास एक सोलेनॉइड है जो कि टर्न हो सकती है, जिसको टांगा हुआ है हमने इस तरीके से उसके सेंटर से, उसमें कुछ करंट है, उसका एरिया है, तो उसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट हम पता कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से हमारे पास बी का जो वैल्यू है वो एंगल बना रहा है यहाँ से, इसका जो एक्सिस है उस एक्सिस से ये एंगल बना रहा है, राइट, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का, वो भी हॉरिजॉन्टल में इस तरीके से है, करेक्ट। यहाँ पे बी है, यहाँ पर ई, हाँ सॉरी, यहाँ पे हमारे पास सोलेनॉइड का एक्सिस है, इस तरफ हमारे पास बी है, वो 3 डायमेंशन में थोड़ा ऐसा अजीब सा दिख रहा है, ऐसा ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है वो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है सब कुछ। तो हमसे पूछा है टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो सकता है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। कैसे आया देखो, सॉल्व करते हैं। टॉर्क की वैल्यू होती है m क्रॉस b के बराबर। अब एक बात बताओ, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ पर पहली बात तो m क्रॉस b को मैं लिख दूंगा mb साइन ऑफ 30 डिग्री, इस तरीके से। वैल्यूज बताओ, m क्या होता है हमारे पास, m की वैल्यू हो जाती है हमारे पास NIA, है ना, याद रखना इसकी वैल्यू कितनी होती है NIA। सारी वैल्यूज़ मुझे दी हुई हैं, b की वैल्यू मुझे दी हुई है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। बस वैल्यूज़ रखेंगे, आंसर निकालेंगे। देखो n की वैल्यू है 2000, करंट की वैल्यू कितनी है 2, एरिया डायरेक्टली दे दिया। अभी ये रेडियस देते फिर थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता, वो भी नहीं करना हमें। इसकी वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁴, सब कुछ और ऐसा यूनिट में दिया है, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड कितना है 5 इंटू 10⁻², और यहाँ पे हाफ तो हमें लगाना है साइन थीटा का। तो इसमें अब बचता क्या है कैलकुलेशन में, देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दूंगा, फिर ये 2 इंटू 1.5 बेसिकली ये 3000 हो जाएगा मेरे पास, 3000 है, फिर यहाँ पर 5 है, 3000 इंटू 5 हो जाएगा मेरे पास 15,000, 15,000 उसके बाद फिर यहाँ पर -4 है,
10⁻⁴, तो 15,000 से वो हो जाता है 1.5, और 1.5 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर हमारे पास टॉर्क होता है। डी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। A current carrying coil is subjected to a uniform magnetic field. The coil will orient so that its plane becomes। अब देखिए ये थोड़ा अच्छा वाला सवाल हो गया, थोड़ा सॉल्व करो, सिंपल मत समझना इसको ज़्यादा। इसका करेक्ट आंसर है डी। कैसे आया देखो, हमारे पास हमें पता है कि मान लो लेट से इस तरफ मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है बी, तो मेरे पास जो भी डाइपोल होगा, डाइपोल इसकी तरफ अलाइन होना चाहेगा इस तरीके से। अब डाइपोल इस तरफ अलाइन हो रहा है तो हमारी कॉइल किस तरीके से होती है, तो देखो कॉइल इस तरीके से होगी। हमें पता है कॉइल इस तरीके से कुछ घूम रही होगी, है ना। उसका करंट इस तरीके से होगा क्योंकि करंट के परपेंडिकुलर दिशा में हमारे पास डायरेक्शन होता है। ठीक, तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने साइन इसके उल्टे बना दिए हैं, थोड़ा सा करंट को देख करके बनाऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड की ही दिशा में अगर इसका रहना है तो यहाँ पर हमारे पास इस दिशा में करंट कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है उस दिशा में ये इस तरीके से पॉइंट करता है, तो एरिया का जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होता है, लेकिन जो एरिया है वो तो परपेंडिकुलर हो जाता है। तो हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इट ओरिएंट्स सो दैट इट्स प्लेन बिकम्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे 11th और 12th दोनों के सारे कॉन्सेप्ट्स को कलरफुल ग्राफिक्स के साथ हमने कवर किया है, ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सारे तरह के PYQs निपटा लें, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो जाए और आप हो जाए एग्जाम रेडी। आ जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कलरफुल नोट्स की PDF भी आपको मिल जाएगी। हम मिलेंगे फुल कोर्स में।